नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास में जो विभिन्न विकास हुआ था ऐसे साम्राज्यों का जो कि तुगलक साम्राज्य के कमज़ोर होने से या फिर केंद्रीय सत्ता के कमज़ोर होने से विकसित हुए थे, उनके अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा स्थापित विजयनगर साम्राज्य 1565 में तालीकोट के युद्ध के साथ उसका जो वैभव है वो समाप्त हुआ और विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। विजयनगर साम्राज्य लगभग 230 सालों तक रहा और दक्षिण भारत के साथ साथ पूरे भारत में भी यदि देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य के अपने अलग महत्व हैं। विभिन्न कारण जिन्हें विजयनगर साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण था विजयनगर राज्य के बगल में पड़ोस में जो मुस्लिम बहमनी राज्य स्थापित हुआ था, उसके साथ विजयनगर साम्राज्य के निरंतर संघर्ष होते रहे और इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप विजयनगर को अत्यधिक आर्थिक नुकसान होता रहा और मूल रूप से बहमनी साम्राज्य के पास जो अश्व सेना थी और उनके जो निशानेबाज सैनिक थे, उनके कारण से विजयनगर साम्राज्य बहमनी साम्राज्य के समक्ष हमेशा कमज़ोर रहा। बहमनी राज्य ने अपने यहाँ पर एक तोपखाना भी स्थापित कर रखा था और विभिन्न युद्धों तथा तालीकोट के युद्ध में भी विजयनगर साम्राज्य की पराजय का कारण मूल रूप से यह तोपखाना ही था और इस प्रकार से बहमनी राज्य के साथ निरंतर संघर्ष होने के कारण विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होता रहा, जो उसके पतन के लिए एक महत्वपूर्ण कारण बना। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण था वो था कि विजयनगर राज्य के चारों तरफ कोई भी उसका मित्र राष्ट्र नहीं था और बहमनी साम्राज्य के बाद में खंडित होने के पश्चात भी जो विभिन्न राज्य स्थापित हुए वे सभी विजयनगर साम्राज्य के शत्रु थे और इसीलिए कोई भी सीमा का जो बॉर्डर है वो विजयनगर के लिए सुरक्षित नहीं माना जा सकता था और सुरक्षित सीमांतों के नहीं होने के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। अधिकतर जो सीमाएं हैं वो पड़ोसी मुस्लिम राज्यों से मिलती थीं, जिनसे निरंतर आक्रमण की आशंका रहती थी और इस कारण से विजयनगर साम्राज्य कभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रह सका, जिसके कारण उसकी विशेष प्रगति नहीं हो सकी और यह भी विजयनगर साम्राज्य के पतन के लिए एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। आर्थिक रूप से विजयनगर हालांकि काफ़ी संपन्न था, लेकिन फिर भी विजयनगर साम्राज्य के विकास के लिए जिस प्रकार से आर्थिक प्रबंध किए जाने थे या जो परियोजनाएं लागू की जानी थी, वे कभी भी उचित ढंग से पूरी तरह से नहीं हो पाई और इसके अलावा अपनी सेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने पुर्तगालियों को कुछ विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की थीं और जिसके कारण व्यापार अधिकतर उनके कंट्रोल में था और इसके कारण से विजयनगर साम्राज्य का आर्थिक विकास कम हुआ और इसीलिए स्वाभाविक है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण भी
या आर्थिक रूप से विकसित होने के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होने के कारण भी विजयनगर साम्राज्य कमज़ोर हुआ। विजयनगर में हालांकि कई महत्वपूर्ण शासक हुए, जिनमें कृष्णदेव राय को सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, लेकिन फिर भी अधिकतर समय पर जो शासन है वो कमज़ोर राजाओं के पास भी था, और ऐसी स्थितियों में जो प्रांतीय शासक थे वे उनके कंट्रोल से मुक्त रहा करते थे, और जिसके कारण प्रजा को बहुत दिक्कत होती थी। और इसीलिए शासन व्यवस्था के पूरी तरह से केंद्रीकृत नहीं होने से और कुछ कमज़ोर राजाओं के शासन में शासन व्यवस्था सही प्रकार से लागू न होने के कारण भी विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा और अंततः उसका पतन हुआ। विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में अधिकतर जानकारी हमें उन विदेशी यात्रियों के विवरण से मिलती है जो उस समय भारत आए थे। यदि सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाए तो विभिन्न वृत्तांतों से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक क्षेत्र में ब्राह्मणों की प्रधानता थी और समाज में उनका महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण से उनकी आर्थिक स्थिति भी अत्यधिक उन्नत थी। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी और प्रशासनिक क्षेत्र में भी उनका अत्यधिक महत्व था, और ब्राह्मण होने के कारण उन्हें कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त थे, और प्रशासन में भी उन्हें कई उच्च पद दिए गए थे। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के शासक वैष्णव थे, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मणों को कुछ विशेषाधिकार दे रखे थे, और जिसके कारण से उनकी स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ थी। समाज में महिलाओं को भी सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, और विभिन्न यात्रियों के वृत्तांत से स्पष्ट है कि न केवल घर में बल्कि समाज के अन्य स्थानों पर भी महिलाओं का विशेष योगदान था, और विभिन्न खेलों में और अस्त्र शस्त्र के संचालन में, विभिन्न ललित कलाओं में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। विजयनगर के शासक वैष्णव थे, और इसीलिए धार्मिक जीवन में स्पष्ट है कि हिंदू धर्म का पुनरुत्थान उस समय प्रारंभ हो गया था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं हिंदू होते हुए भी उनके साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता कायम थी, और किसी भी प्रकार से जो गैर हिंदू जनता थी उसके साथ कोई भेदभाव नहीं था। हालांकि यह स्पष्ट है कि उन्होंने जितने भी धार्मिक कार्य साम्राज्य में करवाए वे हिंदू धर्म की उन्नति से संबंधित थे, जिसमें कई सारे मंदिरों का निर्माण शामिल है। हालांकि आर्थिक क्षेत्र में विजयनगर के शासकों द्वारा कोई महत्वपूर्ण पहल नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी दक्षिण भारतीय राज्यों के संपन्न होने के कारण से विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक संपन्नता के बारे में विभिन्न विदेशी यात्रियों ने अपने अपने वृत्तांतों में उल्लेख किया है। समस्त भारत की तरह विजयनगर साम्राज्य में भी कृषि और पशुपालन ही वहाँ की आर्थिक संपन्नता का आधार था, और विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने विभिन्न सिंचाई नीति के द्वारा कृषि को भी प्रोत्साहित करने का कार्य किया था। व्यापार में लेन देन सोने चांदी के सिक्कों से होता था, और साम्राज्य में अनेक बंदरगाह थे, जिनसे स्पष्ट है कि समुद्री व्यापार भी किया जाता था। मुख्य रूप से अफ्रीका, पुर्तगाल, ईरान, श्रीलंका आदि देशों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्थापित था। ऐसी चीज़ें जो कि भारत से बाहर जाती थीं
उनमें चावल, विभिन्न मसाले, वस्त्र आदि को शामिल किया गया था और घोड़े, हाथी, मोती और रेशम आदि जो हैं, इनका आयात बाहर से किया जाता था। क्योंकि अधिकतर व्यापार समुद्री मार्ग से किया जाता था, इसीलिए जहाज निर्माण भी एक उद्योग के रूप में स्थापित था।